दिल्ली, जिसे दिलवालों का शहर कहते हैं, इसी शहर में आज दो दिलों का मिलन होने वाला यानी शादी होने वाली है। दिल्ली शहर की सबसे मशहूर होटल को आज पूरे फूलों से सजाया गया है, और सजाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि आज दिल्ली शहर के मशहूर परिवार के एक लोटे बेट की राहुल मेहरा की शादी जो है, उस होटल के पार्किंग में कई महंगी गाड़ियां कह रही थी, जिसे देखकर लग रहा था कि इस शादी में कई बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई थी, जैसे कि बारे बारे बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, नेता और फेमस सिंगर भी आए हुए थे, और कई रिपोर्टर भी आए थे। उस बड़े से होटल के अंदर आते ही सामने एक बहुत बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, जो कि बहुत खूबसूरत था, और एक बहुत खूबसूरत सा मंडप लगा हुआ था। सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि सबकी नज़र होटल की सजावट को देखकर हट ही नहीं रही थी, क्योंकि पूरे होटल को किसी स्वर्ग की तरह सजाया हुआ था। तभी सभी की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। सामने मेहरा परिवार वाले आए हुए थे, जिसे देख मीडिया आगे भर के जैसे ही फोटो खींचने आते हैं, मेहरा परिवार के बॉयदीगे और उन्हें रोक देते हैं, जिससे कि वो लोग फोटो नहीं ले पाते हैं और मेहरा परिवार को अंदर लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, सामने से अग्रवाल परिवार वाले आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो आए जानते दोनों परिवार वालों के फैमिली के बारे में। अग्रवाल परिवार, जिनमें केवल 4 सदस्य है। पहला, देव अग्रवाल, फैमिली के हेड, जो कि एक बैंक मैनेजर है। उषा अग्रवाल, देव जी की पत्नी और एक हाउसवाइफ है। सृष्टि अग्रवाल, जो कि हमारी कहानी की हीरोइन और अग्रवाल फैमिली की बड़ी बेटी, जिसकी आज शादी है। प्रीति अग्रवाल, अग्रवाल फैमिली की छोटी बेटी, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। और दूसरी है मेहरा फैमिली, जिनमें केवल 3 सदस्य है। विनय मेहरा, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। गीता मेहरा, विनय मेहरा की वाइफ और एक हाउसवाइफ। राहुल मेहरा, मेहरा परिवार का एक लौटा बेटा और मेहरा ग्रुप का सीईओ, जिसकी आज अग्रवाल फैमिली की बड़ी बेटी के साथ शादी थी। बाकी किरदारों के बारे में आप सबको आगे पता चलेगा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते जाएगी। देव जी विनय जी के सामने आते हुए उनसे गले मिले और कहा, आइए, आपका स्वागत है। विनय, अरे इसकी क्या जरूरत है, अब हम एक परिवार है। तभी पीछे से गीता जी ने कहा, अरे राहुल बेटा कहाँ है। जिसपे गीता जी ने एक फीकी स्माइल करते हुए कहा, अरे वो तो किसी काम को पूरा करने गया है, शादी शुरू होने से पहले आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, वो शादी से भागा नहीं है। उनकी ऐसी बात सुनकर के अग्रवाल फैमिली को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। तभी देव जी ने बात को संभालते हुए कहा कि अरे गीता मजाक कर रही है, दरअसल वो किसी काम में फंस गया है और वह शादी की रस्मों से पहले आ जाएगा। तभी पंडित जी ने देव जी से कहा कि वह कन्या को बुलाए, मुहूर्त का समय हो रहा है। इस पर विनय जी ने कहा, अरे भाई, हमारी बहू को भी लेकर आई है ताकि उन्हें देख सके। जिसपे विनय जी ने कहा, क्यों नहीं, इतना बोल वह उषा जी की तरफ मुड़ते और कहते हैं कि सृष्टि को वह नीचे लेकर आए। जिसपे उषा जी मुस्कुराते हुए कहती है, अभी लेकर आती हूँ। इतना बोल वो ऊपर चली जाती है। ऊपर पहुंच के वो सृष्टि के रूम जाती है तो देखती है कि वहां सृष्टि और प्रीति दोनों आपस में बैठकर बात कर रही थी। जब वह सृष्टि को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सृष्टि स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही थी। जब वह सृष्टि के पास पहुंचती है तो वह उसकी कानों के पीछे अपने आंख से काजल लेकर सृष्टि के कानों के पीछे लगा देती है और कहती, मेरी प्यारी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। तभी पीछे से प्रीति बोलती है, अरे मम्मी, दीदी को देखकर तो जीजा जी के होश उड़ जाएंगे, और फिर हंसने लगती है। जिसे सुनकर उषा जी प्रीति के कान पकड़कर हिंचते हुए कहती है, बदमाश कही की प्रीति, अरे मम्मा, मैं तो मजाक कर रही थी, अब छोड़ दीजिए, मेरे कान दर्द कर रहे हैं। फिर तीनों हंसने लगते हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। जब बहुत देर हो जाती है तो नीचे से देव जी आवाज लगते हैं कि सृष्टि को नीचे लेकर आए। आवाज सुन के तीनों होश में आते हैं। फिर उषा जी कहती है कि चलो नीचे, पंडित जी ने बुलाया है। इतना बोल वो और प्रीति सृष्टि को नीचे लेकर आते हैं तो सभी की निगाह सृष्टि पर ही ठहर जाती है। सृष्टि दूध से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। चेहरे पर एक अलग सा नूर था। हाइट 5.2 फीट, जुलाब के जैसी मुलायम त्वचा, झील से गहरी आंखें जिसमें कोई भी खो जाए, काले लंबे बाल जो कि सरीके से बंधे हुए थी, पीले रंग का गोल्डन लहंगा, हाथों में मेहंदी, कानों में बाली, गले में सुंदर सा हार, हाथों में लाल चूड़िया और सर पर लाल दुपट्टा। जिसकी नजर इस वक्त नीचे झुकी हुई थी। कुल मिलाकर इस वक्त सृष्टि वाकई स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। तभी देवजी आगे बढ़ते और सृष्टि के सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहते हैं, मेरी बच्ची, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी घर की बहू बनने जा रही हो। इतना कहा वो सृष्टि का हाथ पकड़ के मंडप की ओर ले जाने लगते हैं। ये सब गीता जी देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। वो अपने मन में कहती है कि मना लो, जितनी खुशियां माननी है सृष्टि, बस कुछ ही देर में तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगने वाले हैं। इतना कह उनके चेहरे पर एक ट्रिची स्माइल आ जाती है और वो भी सबके पीछे चली जाती हैं।
आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आए। लाइक कमेंट करिएगा। मिल्ट है कैल नहिए चैप्टर के साथ। जैसे ही सब लोग मंडप पे पहुंचते हैं तो पीछे से मीडिया वाले चिल्लाने लगते हैं कि राहुल मेहरा आ गए। ये सुनकर कि राहुल आ गया है, सृष्टि की खुशी बच जाती है, मानो कि कब से वह इसी पल का इंतजार कर रही हो। राहुल को गेट के पास खड़ा देख सृष्टि तुरंत उठ के भागते हुए राहुल के पास पहुंचती है और जैसे ही वो उसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि राहुल के साथ एक लड़की थी जो कि दुल्हन के रूप में थी। ये देखकर शादी में आए सारे मेहमान आपस में बेट करने लगते हैं। मीडिया तो इस बात को पूरे बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पूरे न्यूज चैनल पर पहला देते हैं कि मेहरा परिवार का एक लूटा बेटा अपनी शादी में किसी और से शादी करके आए गए हैं। इसी तरह की बातें पूरे हॉल में चलने लगती है। ये सब देखकर विनय जी अपने बॉडीगार्ड को मीडिया को यहाँ हटाने के लिए ऑर्डर देते हैं, क्योंकि मीडिया जब तक यहाँ पर रुकेगी यह बात और भी बिगाड़ जाएगी। बॉडीगार्ड भी ऑर्डर मिलने पर तुरंत ही मीडिया को यहाँ से बाहर निकाल देती है। सृष्टि तो अभी तक ये समझ ही नहीं पड़ी थी कि उसके साथ राहुल ने इतना बड़ा धोखा दिया है। अग्रवाल फैमिली की भी यही हाल था, जो औरतों और विनय जी भी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे ने ये कांड कर दिया है। वहीं गीता जी के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, मानो कि कब से वह बस इसी पल का इंतजार कर रही हो। राहुल सबको अपनी तरफ देखता पाकर राहुल ने मुस्कुराते हुए बोला, हेलो एवरीवन, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। उसकी ये बात सुन विनय जी गुस्से में राहुल के पास पहुंचकर उसे बोलते हैं कि यह सब तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम सब तुम्हें क्यों घूर रहे हैं, जबकि तुम बताओ कि यह सब क्या है, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है और क्यों। राहुल, अच्छा ये लड़की तो सुनिए आप सभी, मीट माई वाइफ मिस अंजलि मेहरा। ये बोल वो अंजलि को सबके सामने कर देता है और सभी मेहमान से बोलता है कि आप सब यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरी शादी हो गई है, तो आप सब अब यहाँ से जा सकते हैं। इतना बोलकर वह अंजलि को लेकर अपनी माँ की ओर बढ़ जाता है। शादी में आए मेहमान राहुल की बात सुनकर एक एक करके सब कोई चले जाते हैं। सृष्टि, जो कि तब से बस राहुल को ही देखे जा रही थी, उसकी बात सुन के वह अपने होश में आती है और राहुल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, राहुल ये सब क्या है, तुम मजाक कर रहे हो ना, बोलो ना। इतना बोल वह चुप हो जाती क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी बात सुन राहुल मुस्कुराते हुए कहता है कि यह कोई मजाक नहीं है क्रिस्टी डार्लिंग, मैंने आज ही अंजलि से शादी कर लिया और मैं अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए आप ना यह मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ। मैं तुमसे अब शादी नहीं करने वाला हूँ। अब सब हमारे बीच जो था वह सब खत्म, इसीलिए अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसकी बात सुन सृष्टि, क्या मतलब है राहुल, अब सब खत्म, हम आपसे प्यार करते हैं और आप भी तो हमसे प्यार करते हो ना, फिर ये सब क्या है। राहुल, क्या कहा तुमने, प्यार? और फिर जोर जोर से हंसने, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल लगता है। हम कोई तुमसे प्यार नहीं करते, हमने तो बस तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत किया है, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझी तुम। ये सब सुन के सृष्टि पूछती है, पर क्यों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ था जो तुमने हमें ये सिला दिया। जिसे सुन राहुल तेज आवाज में कहता है कि यह बात तुम अपनी प्यारी माता श्री से पूछो, इनकी गलती की सजा आज तुम और तुम्हारा परिवार को चुकानी पड़ रही है। राहुल की बात सुन वहां पर मौजूद हर कोई शोक हो जाता है। सृष्टि जब अपनी माँ की तरफ देखती है तो उनका सिर नीचे झुका था, ये देख वह समझ गई कि राहुल ने जो भी कुछ अभी कहा हो वह सब सच है। यही हाल देवजी का भी था जब वो अपनी पत्नी का झुका हुआ सर देखते हैं। तभी गीता जी, जो कब से यह नाटक देख रही थी, वो आगे आती है और उषा जी के पास पहुंचकर एक घमंड भरी आवाज में बोलती है, क्यों, कैसा लग रहा है, अपनी बेइज्जती होता देख। उनकी यह बात सुन गीता जी हाथ जोड़ के कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मेरी बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा, आपको जो सजा देनी हो वह मुझे दीजिए, पर प्लीज मेरी बच्ची के साथ ऐसा मत कीजिए। गीता जी की बात सुन उषा जी एक एटीट्यूड में बोलती, तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरी बेइज्जती की थी। प्रीति, जो कब से बस चुपचाप सब सुन रही थी, उसने गुस्से में उषा जी के पास जाकर कहा, हाउ डरे यू, आपको कोई हक नहीं है मेरी मोम से इस तरीके से बात करने का। उसकी बात सुन मिस मेहरा गुस्से से बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने का, जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो ना, जरा एक बार अपनी मोम से तो पूछ लो कि उनकी क्या गलती है। मिसेज मेहरा की बात सुन प्रीति अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, क्या बात है जो आप हमसे छुपा रही हो। मिसेज अग्रवाल प्रीति की बात सुन घबरा जाती है। उनकी यह हालत देख सृष्टि जल्दी से आगे आकर अपनी मम्मी को संभालते हुए उन्हें एक चेयर पे बैठा देती है और एक पानी का ग्लास आगे बढ़ा देती है। पानी पीने के बाद मिसेज अग्रवाल को थोड़ा आराम मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते कल फिर एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए भी प्लीज लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। पानी पीने के बाद मिसेज अग्रवाल एक गहरी सांस लेती है और सब कुछ बताने लगती है।
फ्लैशबैक। एक साल पहले एक मॉल में एक औरत जिसने एक महंगी साड़ी पहने हुई थी, हाथ में एक ब्रांडेड पर्स थी, जो कि अपने एटीट्यूड में बस चली जा रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि मिसेज मेहरा थी, जो कि यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई थी। जब वह लिफ्ट के पास जाती है, उनके फोन की रिंग बजने लगती है। वह जैसे ही फोन की स्क्रीन पर नाम देखती है तो उनकी दोस्त का कॉल आया था, जिसे वह आज इस मॉल में मिलने आई थी। वह जैसे ही कॉल पिक करती है, उधर से आवाज आती है, कहा है तू अभी तक क्यों नहीं आई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मिसेज मेहरा थोड़ा गुस्से में, तू चुप हो जा, मेरी माँ में आ गई हुए, तू ये बता कि तू अभी कहाँ पर है। उनकी बात सुन वो लेडीज चुप होती और बोलती है कि मैं 7th फ्लोर पे हूँ, तुम भी यही आ जाओ। इतना बोल वह लेडीज फोन काट देती है। फोन कट जाने के बाद मिसेज मेहरा लिफ्ट के अंदर जाकर 7th फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। वह जैसे ही 7th फ्लोर पे जाती है तो सामने उनकी दोस्त कोमल अरोरा थी, जिनसे वह आज मिलने आई थी। कोमल अरोरा जैसे ही अपने दोस्त को देखती है तो उनसे तुरंत आके गले लग जाती है और कहती है, हाय तेरा कब से मैं इंतजार कर रही हूँ और तू अब आई है। जिसे सुन मिसेज मेहरा कहती है कि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। तुझे तो अब पता है ना कि दिल्ली में कितनी ट्रैफिक होती है। इतना सुन कोमल अरोरा कहती है, अच्छा वो सब छोड़, अब हम शॉपिंग करने चलते हैं। इतना बोल वह गीता जी को लेकर वहीं के एक शॉप में लेकर चली जाती है। लगभग 2 घंटे की शॉपिंग करने के बाद दोनों आपस में बात करते हुए मॉल के बाहर आ जाती है और अपने अपने कार की ओर चली जाती है। जब गीता जी अपने कार में बैठकर जैसे ही मॉल के गेट के पास जाती है, सामने खड़े एक आदमी को अपने कार से टक्कर मार देती है, जिससे कि वो आदमी कुछ दूर जाके गिर जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि वहां पर जितने भी लोग थे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। पर जैसे ही वो आदमी की चिखने की आवाज आती है तो वहां पर जितने भी लोग थे वह सब जाके उस आदमी को उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना, जिस पे वो आदमी दर्द में बोलता है कि हाँ, बस कमर में चोट लगी है। जब मिसेज मेहरा देखती है कि उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, क्योंकि उनकी कार बस 25 की स्पीड में थी, जिसे वह आदमी बस कुछ कदम दूर जाके गिरा था। मिसेज मेहरा ये सब देख एक गहरी सांस लेती है और अपनी कार को स्टार्ट कर जैसे ही वो निकलने वाली थी कि उनके सामने औरत आके खड़ी हो जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि उषा अग्रवाल थी, जो कि इस मॉल से गुजर रही थी। जब उन्होंने उस आदमी को टक्कर लगते देखा तो वह जल्दी से यहाँ पर आ गई। जिसे देख मिसेज मेहरा चिल्लाते हुए कहती है कि वो तुम्हें भी मेरा कार मिली है मारने के लिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। गीता जी की बात सुन वो औरत गुस्से में बोलती है, वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इतना बोल उषा जी सबको बोलने लगती है। उनकी आवाज सुन जो सब लोग पहले उस आदमी के पास थे जल्दी से उनके पास आ जाते हैं। जब गीता जी उषा जी की हरकत को देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वह जैसे ही अपनी कार से बाहर निकल के कुछ बोलने जाती है, वहां पर जितने भी लोग थे वह एक एक कर गीता जी को बोलने लगते हैं कि कैसी औरत है, एक तो पहले किसी का एक्सीडेंट करती है और फिर उसकी मदद करने के बजाय भाग रही है। कितनी बदतमीज औरत है, ऐसे कई बातें सब लोग बोलने लगते हैं। जिसे सुन मिसेज मेहरा को उषा जी पर बहुत गुस्सा आता है। अगर वह नहीं उनके सामने नहीं आती तो अभी तक वह यहाँ से निकल गई होती। ये सब सोच उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। गीता जी को किसी सोच में डूबा हुआ देख उषा जी उनके सामने आते हुए कहती है, क्या हुआ? तुम जैसी अमीर औरत अपने सामने किसी को देखती नहीं हो। तुम जैसे लोग पहले तो गलती करते हो और फिर उसको मानने के बजाय वहां से भाग जाती हो। जल्दी से तुम इस आदमी से माफी मांगो वरना हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। वह जैसे ही ये बोलती है वहां पर खड़े सभी लोग यही बोलने लगते हैं। जिसे सुन अब मिसेज मेहरा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वह उषा जी को गुस्से में देखते हुए कहती है, ये सब तुम जैसी दो कौड़ी की औरत के वजह से हुआ है। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें शायद पता नहीं मैं कौन हूँ, समझी? और तुम सब भी सुन लो, जो तुम लोग इस औरत के बातों में आके मुझसे यानी मिसेज मेहरा से पंगा लेकर बहुत पछताओगे। उनकी बात सुन उषा जी के साथ साथ वहां पर खड़े सभी लोगों को गुस्सा आ जाता है और वह बोलते हैं कि अब आपको बिना माफी मांगे यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम चाहे जो हो जाए, क्योंकि तुम जैसे अमीरों के कारण हम जैसे गरीब को परेशान करते हो। सभी की बात सुन वह आदमी जिसे को चोट लगी थी वह भी अपने साथ सब लोगों को खड़ा देखता है तो वह भी बोलता है, हाँ, आपको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी वरना हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसकी और सभी लोगों की बात सुन मिसेज मेहरा को बहुत गुस्सा आता है। आपको क्या लगता है मिसेज मेहरा उस आदमी से माफी मांगेगी कि नहीं? कमेंट करके बैठो और आगे की कहानी जाने के लिए पढ़ते रही लव आफ्टर शादी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। अब आगे सभी लोगों की बातें सुन मिसेज मेहरा को बहुत गुस्सा आता है,
लेकिन जब वो सभी लोगों को अपने बारे में बुरा भला बोलते सुनती है तो ना चाहते हुए भी उनको उस आदमी से माफी मांगती है और कहती है आई एम सॉरी। उनकी माफी में भी उनका घमंड दिख रहा था। उनकी बात सुन मिसेज अग्रवाल कहती है कि इस तरह से नहीं, आप ये कहिए कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं गाड़ी अच्छे से चलाऊंगी। उनकी बात सुन सभी लोग यही कहने लगते हैं, जिसे सुन मिसेज मेहरा को उस औरत पे बहुत गुस्सा आता है और वह ना चाहते हुए भी बोलती है कि मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं गाड़ी अच्छे से चलाऊंगी। उनकी बात सुन वह आदमी कहता है अच्छा ठीक है, पर यांदा ध्यान रखेगा कि कार अच्छे से चलाए। इतना बोल वह आदमी चुप हो जाता है। उसके कहने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सभी को जाता देख मिसेज मेहरा अपने मन में कहती है इस औरत को तो उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इतना बोल वह अपने कार में बैठ के अपने घर की ओर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। राहुल, उस दिन मैंने अपनी माँ को पहली बार रोते हुए देखा था और मैंने उनसे वादा किया था कि जिनके वजह से उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था, उसको मैं सबक सिखाकर रहूंगा। और फिर मैंने पता लगाया कि मेरी माँ की बेइज्जती किसने की। तब मुझे पता चला कि तुम उसी की बेटी हो और मेरे ही कंपनी में काम करती हो। फिर क्या मैंने एक प्लान बनाया जिसमें मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि तुम्हें यूज करके छोड़ दो, ताकि तुम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो और तुम्हारे परिवार की बेइज्जती हो। लेकिन तुम तो मुझे कभी अपने करीब आने ही नहीं देती थी। हमेशा जब देखो तब एक ही बात करती थी कि अभी नहीं शादी के बाद, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन फिर मैंने एक नया प्लान बनाया जिसमें मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए तैयार हो गया, ताकि शादी वाले दिन मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी करके सभी के सामने तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार की बेइज्जती कर सकूं और अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ले सकूं, समझी। ये सब सुन मानो सृष्टि के शरीर में जान ही नहीं बची हो। वहीं अग्रवाल फैमिली की भी यही हालती थी और उषा जी ये सब का कारण अपने आप को मान रही थी और विनय जी की भी यही हालत थी। अगर ये सबसे कोई खुश था तो वो था राहुल और मिसेज मेहरा। मानो इस पल का वो कब से इंतजार कर रही हो। सृष्टि की माँ आगे आके मिसेज मेहरा के सामने घुटने पर बैठकर कहती है कि गीता जी, इन सब में मेरी बच्ची की क्या गलती थी जो आप उसको इतनी बड़ी सजा दे रही है। और मैंने तो उस दिन के लिए आपसे तो उसी दिन माफी मांग ली थी जब आप हमारे घर पर रिश्ते के लिए आई थी और उस वक्त आपने कहा था कि आप उस बात को कब का भूला चुकी है और आप इस रिश्ते के लिए तैयार है। तो फिर आज ये सब क्यों किया आपने? बोलिए, जवाब दीजिए गीता जी, क्या कहा उस बात को मैं भूल गई थी। इतना बोल वह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अपनी बेइज्जती का बदला लिए बिना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ये तुमने सोच भी कैसे किया? वो तो मैं बस आज के दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम्हारी बेइज्जती होती और मैं मजे लेती। उषा जी प्लीज, आपको जो सजा देनी है वो आप मुझे दीजिए, लेकिन आप प्लीज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करिए, उसकी कोई गलती नहीं है। आपकी गुनहगार मैं हूं, ना कि मेरी बेटी। प्लीज ये शादी मत तोड़िए वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विनय जी, जो कि कब से अपने बेटे और वाइफ के तमाशे को देखकर उनके सब्र का बांध टूट जाता है और वह गुस्से में अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये तहफ़्फ़ुर इतना जोरदार था कि पूरे हाल में उस थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है और सब साथ होते हैं। राहुल को तो पहले खुद समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, पर जैसे ही उसे समझ में आया तो उसने अपने पापा की ओर देखा जो कि गुस्से से उस घूर रहे थे। विनय जी गुस्से में बोलते हैं कि तुम एकदम घटिया इंसान हो, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। अरे तुमने अपनी माँ के बहकावे में आकर एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम्हें ये करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे एक कदम से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गीता जी अपने बेटे को बचाते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब इस उषा जी के तरफ इशारा करते हुए कहती है इस औरत की गलती है। ना ही वो उस दिन मेरी बेइज्जती करती और नहीं मेरा बेटा मेरे अपमान का बदला लेता, समझे आप? इतना बोल वह अपने बेटे और अंजलि के साथ वहां से बाहर निकल आती और कार में जाकर बैठ जाती हैं। विनय जी अग्रवाल परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहते कि मैं अपने बेटे और पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि जो उन दोनों ने किया है उसकी माफी तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। इतना बोल वह सृष्टि के पास जाते हैं और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोलते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनना चाहता था, लेकिन जो मेरे बेटे ने आज किया है ना, उसे पूरे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा कि उसने क्या खोया है। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इतना बोल वह भी वहां से चले जाते हैं।